हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 5.1 एक्सरसाइज की माध्यमान और रूलेपर में। ठीक है, हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं जिसमें 5.8 एक्सरसाइज जो है इसके अंदर माध्यमान और रूलेपर में करके दो थ्योरम है। तो ये थ्योरम क्या होती है और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आगे देखोगे। तो पहले समझ लेते हैं कि माध्यमान पर में है क्या। तो देखिए, हमारे पास में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यदि कोई फलन है y इक्वल टू एफ एक्स, आपको दिख रहा होगा, और वो फलन अंतराल a से b के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक a से b के बीच में, यहाँ पे हमको अंतराल गिवन होगा, इस अंतराल के बीच में स्टडी करना है। तो इसकी कुछ शर्त होती है, तभी जाके माध्यमान पर में उसमें लागू होती है दिए गए अंतराल के अंदर फलन के लिए। तो कोई फलन माध्यमान पर में को सेटिस्फाई करता है या उसके अंदर लागू होती है, तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि यदि y इक्वल टू एफ एक्स जो आपको गिवन फलन है वो अंतराल x बिलोंग टू a, b में सतत होना चाहिए। ये मस्ट कंडीशन है। जो मैंने तीन कंडीशन लिखी है, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही आप इस प्रश्नावली के जो क्वेश्चन होंगे उसमें माध्यमान प्रमेय के आधार पे आगे सॉल्व कर पाओगे। तो पहली कंडीशन है कि वो सतत होना चाहिए। ठीक है, अब सतत की जांच कैसे करते हैं आपको सबको पता ही है। हमने 5.1 एक्सरसाइज पूरी पढ़ी है जिसके अंदर फलन के अंदर सतत है या नहीं है इसकी जांच करी थी, और आपको लास्ट में मैंने कंक्लूजन भी समझाया था कि कुछ फलन होते हैं जिनको आपको देख के पता लग जाता है कि ये फलन सतत टाइप का है, जैसे बीजीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है। तो इनमें हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली हम देख के ये जानते हैं कि ये वाले फलन सतत टाइप के होते हैं। लेकिन कुछ अंतराल में अगर फलन दे रखे हो तो वहां पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के। तो पहली कंडीशन है कि फलन सतत होना चाहिए अंतराल a से b के बीच में। सेकंड कंडीशन है कि फलन अवकलनीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अवकलनीय। और अंतराल a, b, यहाँ पे ये पॉइंट है लास्ट वाले, इसमें छोटा कोष्ठक दे रखा है। तो हमें डिफरेंशिएबिलिटी अंतराल के बीच में चेक करनी होती है, एंड पॉइंट भी डिफरेंशिएबिलिटी या अवकलनीयता की जांच नहीं करते हैं। ये आपको भी 5.2 में बता रखा है। तो फलन a से b के बीच में बात हो रही है, अवकलनीय होना चाहिए, सेकंड कंडीशन। और तीसरी वैल्यू है कि एफ ए और एफ बी की वैल्यू, यानी एंड पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है ये बराबर नहीं आए तो अंतराल a और b के बीच में एक कम से कम एक, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कम से कम एक ऐसा पॉइंट होता है c जहां पर एफ डे सी का मान अगर आपको निकालना है तो वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए से निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, इन तीनों स्टेटमेंट को अगर आप किसी क्वेश्चन में लागू हुआ देखते हो तो कहते हैं कि ये फलन के अंदर माध्यमान प्रमेय लागू होती है, और उससे हम ये सी पॉइंट निकाल सकते हैं। बेसिकली इसमें फाइनली सी पॉइंट को आपको फाइंड करने के लिए ये जो मैंने फॉर्मूला से लिखा है, ये फॉर्मूला आपको कंक्लूजन के तौर पे मिलता है, और इस फॉर्मूले की सहायता से हम सी पॉइंट निकाल लेते हैं जो इस अंतराल के बीच में आता है। पहली बात तो ये बात, पहले कंडीशन हमें समझ में आ गई, सतत होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। तीसरी वाली कंडीशन कैसे निकल गया है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ग्राफ के ऊपर आप देख पा रहे होंगे ए से लेके बी तक आप एक अंतराल देख पा रहे होंगे। तो ए पे पॉइंट क्या होंगे? ए कोमा एफ ए, और बी पे पॉइंट होंगे बी कोमा एफ बी। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर लूंगा तो मेरे पास में एक जीवा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक जीवा। देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगी? एक जीवा बन जाएगी, जीवा ए बी। अब आप देखो, ए बी को ज्वाइन किया तो एक रेखा बन गई है, और हम रेखा का ढाल निकालना 11th क्लास से जानते हैं। जीवा का जो ढाल होता है या किसी रेखा का ढाल होता है, अगर रेखा के दोनों पॉइंट आपको पता है उसके ऊपर, तो उसका ढाल निकालने के लिए हम ये y2 माइनस y1 और बटे में x2 माइनस x1 फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं? y2 माइनस y1 और बटे में x2 माइनस x1 का फॉर्मूला लगाते हैं। तो आप देखिए, यहाँ से आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपको बेसिकली y2 की वैल्यू एफ बी यहाँ पे लेनी होगी, तो एफ बी माइनस एफ ए और अपॉन में बी माइनस ए, क्योंकि x2 की वैल्यू क्या है? b है, और x1 की वैल्यू a है, तो b माइनस ए आ जाएगा। तो ये ढाल किसका है बच्चों? जीवा का। अब आप इस फिगर को देखिए, इस जीवा के समांतर आप इस वक्र पे एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो। खींच सकते हैं? तो बिल्कुल इस रेखा की क्या होगी? जीवा के समांतर होगी। होगी नहीं होगी? तो हम कह सकते हैं जो जीवा है इसके समांतर सी पॉइंट पे एक स्पर्श रेखा अगर खींच रहे हैं, किस पॉइंट पे खींच रहे हैं? सी पॉइंट पे, ये पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या इक्वल रहेगा? दोनों का ढाल। तो मैं यहाँ पे क्या था, सी बिंदु पर
सी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा का ढाल होगा वो किसके बराबर होगा? एग्जैक्टली वो होगा बच्चों जीवा के ढाल के बराबर। जीवा ए बी का ढाल है कि नहीं? अब यहाँ से आप स्पर्श रेखा का जो ढाल होता है, ये आपको डिफरेंशिएशन से मैं समझाता आ रहा हूँ। स्पर्श रेखा का ढाल बेसिकली लिखने के लिए आप क्या लिखते हो? एफ डैश एक्स निकालते हैं और जिस पॉइंट की बात करनी है वो पॉइंट रख लेते हैं। तो हमें ढाल निकालना सी पॉइंट पे, तो एफ डैश सी लिख लेंगे। अवकलन क्या आता है? स्पर्श रेखा का ढाल बताता है। अगर आपको भी वक्र दे रखा है एफ एक्स और इसको आप डिफरेंशिएट करते हो तो वो एक स्पर्श रेखा का ढाल आता है, उसमें जो पॉइंट रखोगे उस पॉइंट का ढाल हो जाएगा। जो पॉइंट रखोगे उसी बिंदु का वो ढाल हो जाएगा। हालांकि अपन स्पर्श रेखा के रिलेटेड 6 प्रश्नावली के अंदर पढ़ते हैं, पर यहाँ पे स्पर्श रेखा का कॉन्सेप्ट केवल इतना सा है कि एफ डैश सी क्या बताएगा? मुझे स्पर्श रेखा का ढाल बताएगा। तो एफ डैश सी की जो वैल्यू आएगी वो जीवा के ढाल के बराबर आ जाएगी। तो एफ बी माइनस एफ ए और अपॉन में बी माइनस ए मिल गया। ठीक है, तो मैंने ये जो नीचे समझाया ये एक तरह से प्रूफ है। ठीक है, ये ऊपर तो स्टेटमेंट थी और नीचे इसका प्रूफ आ गया। अब सीधी सी बात है, अगर आप जीवा की तुलना इससे करें तो फलन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए बच्चों। कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस। इसलिए पहली वाली कंडीशन आती है। और ये अवकलनीय भी होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि एकदम यहाँ पे शार्प कॉर्नर वगैरह बन रहा है, एक वक्री टाइप का होना चाहिए जिसको आप अवकलनीय डायरेक्टली देख के बोल सकते हो या उसके अंदर अवकलनीयता की कंडीशन लागू हो रही है। तो फलन सतत है, अवकलनीय है, तो जीवा के पैरेलल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो। दो कंडीशन ये लागू होगी तभी ये स्पर्श रेखा आप खींचने की कंडीशन में आओगे। तो कह रहे हैं कि अगर दोनों कंडीशन लागू होती है तो इसके बीच में इस जीवा के समांतर कम से कम एक स्पर्श रेखा आप खींच सकते हो। कम से कम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और उस जगह का ढाल निकालने के लिए बेसिकली एफ डैश सी की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए आती है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे ये एफ ए नॉट इक्वल टू एफ एक्स क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि ये दोनों पॉइंट आप देखोगे तो अलग अलग हाइट पे दिख रहे हैं, है कि नहीं? तो इन दोनों पे वैल्यू भी सेम नहीं आनी चाहिए। अगर वैल्यू सेम आ जाती है तो क्या होगा उसको अपन अगला जो प्रमेय है रोले प्रमेय उसमें समझेंगे। तो ये एफ डैश सी की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए कैसे क्या ये आपको समझ में आ गया होगा। जीवा का ढाल बराबर स्पर्श रेखा का ढाल। अब ये जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट आप अगर राइट साइड की वैल्यू को कंपेयर करके लेफ्ट साइड में अवकलन करके रखोगे तो हमें सी पॉइंट मिल जाता है यहाँ पे। और वो सी पॉइंट का मिलना अंतराल ए कोमा बी में ये कहलाता है कि माध्यमान पर में वेरीफाई होगी। मैं बहुत डिटेल में क्वेश्चन समझाऊंगा, अभी इतना समझिए कि एफ डैश सी की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए कैसे मिली। राइट, अब थोड़ा सा आगे बताता हूँ कि कम से कम का लॉजिक क्या है। एक से ज्यादा भी तो हो सकता है। तो यहाँ से आपको अगली कंडीशन एक ग्राफ चेंज करके मैं समझाता हूँ कि कम से कम एक क्यों बोलते हैं कि एक तो मिलेगा, एक से ज्यादा मिल सकता है क्या? अब एक तो मिलेगा, ये बात आपको यहाँ से पता लगी होगी कि अगर दो पॉइंट को मिलाएंगे तो उसके समांतर एक स्पर्श रेखा जरूर वक्र के ऊपर पॉसिबल हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ और एक से ज्यादा कैसे होगी। ठीक है, सपोज करिए बच्चों कुछ ऐसा आपके पास में एक वक्र दे रखा है। ठीक है, अब ये आपका पॉइंट यहाँ पे लेट से ये ए है और यहाँ पे पॉइंट ये बी ले लिया मैंने। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या ले लिया? बी पॉइंट है। ठीक, अब इन दोनों पॉइंट को अगर आप मिलाते हो, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हो जो मैंने यहाँ मार्क कर रखा है, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक मिनट थोड़ा चेंज करता हूँ एग्जैक्टली आपको लगे ऐसे। इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा जीवा। मिलेगी नहीं मिलेगी? अब बताओ इस ए बी जीवा के समांतर आप यहाँ पे स्पर्श रेखा देख पा रहे हो? यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ मैं। तो आप स्पर्श रेखा की बात करोगे तो वक्र के ऊपर एक स्पर्श रेखा बच्चों ये हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? एक स्पर्श रेखा ये खींच सकता हूँ जो बिल्कुल इस रेखा के समांतर है कि नहीं? एक स्पर्श रेखा मैं यहाँ खींच सकता हूँ जो इसके समांतर है और एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच सकता हूँ। अब देखिए आपने स्पर्श रेखा खींची होगी तो वक्र के किसी पॉइंट पे खींच जाती है। तो ये पॉइंट आप यहाँ से ग्राफिकली देख पा रहे होंगे। तो ये पॉइंट है, इन पे अगर ढाल निकालने की कोशिश करोगे, जैसे C1 नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया C2 और ये C3, तो आप इस C1 पॉइंट पे जो रेखा का ढाल देखोगे वो जीवा के ढाल के बराबर आएगा, C2 पे भी जीवा के ढाल के बराबर आएगा और C3 पॉइंट पे जो स्पर्श रेखा का ढाल आएगा वो जीवा के ढाल के बराबर आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ एफ डैश सी की वैल्यू जो होगी वो जीवा ए बी का ढाल के बराबर होगी। ठीक है, ये बराबर हो जाएगी। अब जीवा ए बी का ढाल तो कैसे निकलेगा? तो जीवा है एक रेखा है और रेखा का ढाल निकलता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से।
तो आप यहाँ पे C1 की कंडीशन लें तो भी जीवा के बराबर ढाल है, C2 पे कंडीशन लें स्पर्श रेखा की तो भी जीवा के ढाल के बराबर है, और ये C3 ले लेते हैं, ठीक है, C3। तो देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट मिल रहे हैं। तो वक्र पे डिपेंड करता है कि वक्र किस टाइप का है, उसकी पावर किस टाइप की, वो फलन प्रॉपर्टी कैसे लेके चल रहा है। लेकिन ये बात पक्के से पता लग रही है कि हमारे पास में कम से कम एक बिंदु तो जरूर आएगा जिस पर स्पर्श रेखा का ढाल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए से मिलेगा, यानी बेसिकली जीवा के ढाल के बराबर होगा। ओके, तो यही है आपकी मध्यमान प्रमेय। इसी की यहाँ पे कंडीशन आपके सामने लिखी है। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले ये 3 कंडीशन वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट सी का मान मिलेगा। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आप तीसरी कंडीशन लगा दें, आपको पहले ये फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को क्वेश्चन के अंदर चेक करना पड़ेगा। तो ये कम से कम एक का लॉजिक आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे एक स्पर्श रेखा तो मिलेगी, एक से ज्यादा भी मिल सकती है, जैसे यहाँ पे 3 मिल रही है, 4 भी मिल सकती है, 5 भी मिल सकती है, जैसे ये वक्र अगर आगे बढ़ता तो। ठीक, अब मैं नेक्स्ट क्या कह रहा हूँ, मध्यमान प्रमेय का ही स्पेशल केस है रोले प्रमेय। मध्यमान प्रमेय का ही स्पेशल केस क्या है, रोले प्रमेय। अब ये जो ए और बी पॉइंट है बच्चों, अगर ये ए और बी पॉइंट समान हाइट पे आ जाए, समान हाइट पे आने का मतलब है ये एफ ए और एफ बी की वैल्यू समान हो जाए, तो कंडीशन कैसे दिखेगी, जैसे ये अटेम्प्ट का आ गया, ये आपका ए और ये बी, ये दोनों समान हाइट पे है, ठीक है। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, ए कॉमा एफ ए, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बी कॉमा एफ बी। तो आप देखो यहाँ पे एफ ए और एफ बी की वैल्यू बराबर हो गई है, एफ ए और एफ बी की वैल्यू क्या हुई, बराबर। तो पहली 3 कंडीशन तो वही है, पहली 2 कंडीशन तो, और तीसरी कंडीशन में जो ये नॉट इक्वल टू है उसकी जगह इक्वल टू आ गया, नॉट इक्वल टू से क्या है, इक्वल टू। और इक्वल टू कैसे हो गया, क्योंकि समान हाइट पे आ गए। तो आप यहाँ से जब एफ ए और एफ बी की वैल्यू बराबर होगी तो मुझे इतना बता दो, ये जो राइट साइड में ये वाली कंडीशन है एफ बी माइनस एफ ए, तो जीरो हो जाएगी। जब एफ बी और एफ ए बराबर हो जाएंगे तो राइट साइड वाली कंडीशन क्या होगी, जीरो। तो हम ये कह सकते हैं एफ डैश सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्या कह सकते हैं, एफ डैश सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये आपकी मध्यमान प्रमेय का स्पेशल केस है। तो यहाँ पे ये कौन सी प्रमेय है बच्चों, इसको बोलेंगे रोले प्रमेय। क्या बोलेंगे, रोले प्रमेय। मध्यमान प्रमेय के अंदर तो एफ ए और एफ बी बराबर नहीं आते, और रोले प्रमेय में एफ ए और एफ बी बराबर आ जाते हैं। इससे क्या होता है, राइट साइड की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो हमें एफ डैश सी की वैल्यू जीरो मिलती है। अब ये थ्योरम क्या कहती है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, पहली कंडीशन, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस, पहली कंडीशन इसके अंदर लग जाए, दूसरी कंडीशन अवकलनीय है, और तीसरी कंडीशन है कि एफ ए और एफ बी इक्वल हो जाए, तो एक्स बिलोंग टू ए कॉमा बी में कम से कम क्या, कम से कम एक ऐसा सी बिंदु होता है, एक ऐसा सी बिंदु होता है, ठीक है, जहां आप देखोगे उस जगह पे क्या होगा, एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बस यही कंडीशन है आपकी रोले प्रमेय की, दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, राइट साइड वाली भी जीरो हो जाएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है इसकी राइट साइड वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो एफ डैश सी को आप जीरो बोल सकते हो। ये तो आप फॉर्मूले से, यानी माध्यमान प्रमेय से मैंने आपको रोले प्रमेय समझा दी। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, जो भगवान ने इंसान को केवल दिया है और किसी को नहीं दिया है। अब सीधी सी बात है बच्चों, दो वक्र पे दो बिंदु पे अगर वैल्यू समान आई है तो पहले वक्र ऊपर गया होगा और फिर नीचे हो गया होगा, और तभी ये समान हाइट पे पहुंचा होगा। अब जब ऊपर होके नीचे आया होगा, तो एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसपे स्पर्श रेखा आप अगर खींचोगे तो बिल्कुल एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी बच्चों, एक्स अक्ष के समांतर होगी कि नहीं होगी, मजबूरी है। आप ऊपर से वापस नीचे आए हो तो एक पॉइंट ऐसा होगा जो उसका टॉप बिंदु कहलाएगा, यानी हाईएस्ट पॉइंट कहलाएगा। और हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आप स्पर्श रेखा खींचो तो एक्स अक्ष के समांतर होगी नहीं होगी। अब एक्स अक्ष के समांतर आप सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 11वीं क्लास में हमने सीखा था। एक्स अक्ष के समांतर ढाल क्या होता है, एक्स अक्ष के समांतर क्या होता है, ढाल जीरो होता है। एक्स अक्ष के समांतर कोण की बात करें तो 180 या 0 डिग्री बोलते हैं। तो एक्स अक्ष के समांतर ढाल क्या होता है, ढाल जीरो होता है। और ढाल को ही आप क्या लिखते हो, एफ डैश सी लिखते हो, तो ये जीरो। तो ये मध्यमान प्रमेय का स्पेशल केस बोले या रोले प्रमेय को अलग से समझे। बात एक ही है कि इसमें दोनों जगह पे वैल्यू समान आई है, तो जरूर उनके बीच में एक ऐसा पॉइंट रहा होगा, जरूर इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट कम से कम रहा होगा जिसपे एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सपोज करिए आपका वक्र ऐसा था और ये ऊपर हो गया और वापिस से नीचे आया, तो देखिए दोनों जगह पे वैल्यू क्या है, बराबर है।
और जीरो के बराबर है। तो बराबर होना और जीरो के बराबर होना दोनों अलग अलग बात है। बराबर तो 2 बराबर 2 भी हो सकता है, 5 बराबर 5 भी हो सकता है, लेकिन जीरो के इक्वल टू भी हो जाए तो भी ये बराबर ही माना जाता है। तो देखो यहाँ पे एक स्पर्श रेखा और एक स्पर्श रेखा यहाँ पे दिख रही है, ये दोनों ही एक्स एक्स के समांतर है, यानी दोनों जगह पे एफ डैश सी क्या होगा, जीरो हुआ होगा। आप ऐसे भी बोल सकते थे कि मान लो मेरे पास में वक्र इस टाइप का है, पहले नीचे गया और फिर ऊपर आ गया, और ये बराबर हाइट पे, अगर मेरे पास 2 पॉइंट है, ये दोनों बराबर हाइट पे, ये ए है और यहाँ पे दूसरा पॉइंट कौन सा है, बी है। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर सी मिलेगा जिसपे स्पर्श रेखा क्या होती है, एक्स एक्स के समांतर होती है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है बच्चों, कि अगर पहली कंडीशन है कि कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस होना जरूरी है, अगर टूट गया तो फिर वहीं पे रोले पर में खत्म हो जाएगी, आगे लगेगी नहीं। तो रोले पर में और माध्यमान पर में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। पहला स्टेटमेंट उसमें पहला और दूसरा सेम है दोनों के अंदर, तीसरे में एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी है और यहाँ पे एफ ए इक्वल टू एफ बी है। तो जिसमें फलन की वैल्यू बराबर आ जाए तो वो रोले परमे का सवाल हो जाएगा, और जिसमें फलन की वैल्यू अलग अलग आ जाए वो माध्यमान परमे का क्वेश्चन हो जाएगा। रोले परमे में हम एफ डैश सी को जीरो रखेंगे और माध्यमान परमे में एफ डैश सी को एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यही है आपकी 5.8 की थ्योरी। अब मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। अब आपको क्वेश्चन में कहेंगे कि सत्यापित कीजिए, तो सत्यापित करने का मतलब है बच्चों, जो 3 कंडीशन मैंने लिखी है इन 3 कंडीशन को वेरीफाई करना, बस ये इसी को बोलते हैं सत्यापित करना। और उसके बाद सी का मान निकाल लेना जो इनके बीच में आता है। तो पहले आपको रोले प्रमेय क्वेश्चन देखेंगे और फिर माध्यमान प्रमेय के। तो आपको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, क्योंकि हमारे तो बोर्ड एग्जाम में ये एक्सरसाइज है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें स्टेप फर्स्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट, y इक्वल टू एफ एक्स, ये जो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये क्या है बच्चों, बीजीय फलन है। और बीजीय फलन में आप ये 5.1 से जानते हो कि सतत होता है। y इक्वल टू एफ एक्स बीजीय फलन है, तो जो कि हमेशा क्या होता है, बीजीय फलन हमेशा और हमेशा अगर इस टाइप का है तो सतत होता है। ये पहली कंडीशन पूरी होगी, आपको लिखनी पड़ेगी एग्जाम में। ठीक है, स्टेप सेकंड क्या कहता है, y इक्वल टू एफ एक्स जो दे रखा है, ये वापिस ये लिखेंगे, अंतराल यहाँ पे लिखेंगे, अंतराल x बिलोंग टू, अंतराल कौन सा दे रखा है बच्चों, -4 से 2, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लिखेंगे -4 से 2 तक। अवकलनीय भी होगा, क्योंकि बीजीय फलन को अगर आप अवकलन करोगे तो उसकी अवकलनीयता में कोई डिस्टर्बनेस नहीं आती है। अवकलनीय कौन सा नहीं होता है, उसी गिने चुने चुनिंदा फलन है, जैसे मापांक फलन है, ये अवकलनीय नहीं होता है। बाकी में सबके अंदर अवकलनीयता के कंडीशन रहते हैं, तो अवकलनीय भी होता है। इस कंडीशन होगी। अब स्टेप थर्ड क्या कहता है, आप एफ बी और एफ ए का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे निकालेंगे एफ ए का मान क्या है बच्चों बताओ, ये आपका ए है और ये क्या है, बी है। तो एफ ए का मतलब एफ -4 का मान निकालेंगे। अब -4 का मान निकालेंगे, फलन में -4 रख दो जहाँ पे एक्स दिख रहा है, -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 और ये -8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 -8 इक्वल टू 0। अब निकालेंगे एफ बी का मान, एफ बी का मान बी क्या है, 2 है, तो ये एफ 2 निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 और माइनस का 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 4 -8, ये 0 आ जाएगा। अब हम कह सकते हैं एफ ए और एफ बी बराबर है, क्या है, बराबर है, और बराबर भी 0 के इक्वल टू है। जरूरी नहीं 0 बराबर हमेशा 0 आएगा, कुछ और भी आ सकता है, जैसे दोनों जगह 2 आ जाते हैं तो भी ये एफ ए एफ बी बराबर होते हैं। तो एफ ए और एफ बी बराबर है, तो यहाँ पे लाइन लिखेंगे, उपरोक्त तीनों शर्त लागू होती है। क्या होती है, उपरोक्त तीनों शर्त लागू होती है तो एफ डैश सी बराबर 0 होगा। क्या होगा, एफ डैश सी बराबर 0 होगा। अब एफ डैश सी की वैल्यू निकालनी है, तो आप पहले बताओ एफ डैश एक्स क्या है, बताओ मुझे। एफ डैश सी निकालने से पहले मुझे एफ डैश एक्स निकाल के बताओ। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे, मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो 2x + 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे एफ डैश एक्स नहीं एफ डैश सी चाहिए, तो एक्स की जगह सी रख दो, तो एफ डैश सी की वैल्यू आ जाएगी 2c + 2 इक्वल टू 0। तो 2c की वैल्यू -1 -2, ठीक है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ गई।
अब ये सी की वैल्यू जो -1 आई है वो आपके बिलोंग कर रही है सी इक्वल टू, ये जो -1 है सी इक्वल टू -1 है, ये बिलोंग कर रहा है किसको, आपके अंतराल के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसी अंतराल के बीच का ही नंबर है कि नहीं। तो सी की वैल्यू इस अंतराल में आ गई, इसी को बोलते हैं रोलेपर में सत्यापित हो गई, रोलेपर में सत्यापित हुई, क्या बोलते हैं इसको, रोलेपर में आपकी सत्यापित हुई। तो पहली 3 कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी, फिर कहना पड़ेगा तीनों शर्त लागू होती है, तो हम एफ डैश सी को 0 रख सकते हैं और वहां से सी का मान निकालेंगे तो -1 आ रहा है जो कि इस अंतराल में है। सी का मान अंतराल के बीच में आना, इसको बोलते हैं रोलेपर में का सत्यापित होना। अब कई बच्चे कहेंगे सर हम डायरेक्टली ये तीसरी कंडीशन लिख लें तो क्या हमारा काम हो जाएगा, नहीं बच्चों, आपको पहले तीनों शर्त जो इसमें लिखी है स्टेप 1 2 3 इसको आपको हर क्वेश्चन के अंदर लिखना पड़ेगा, तभी जाके इसको बोलेंगे ये रोलेपर में इसके अंदर लागू हो रही है, राइट। तो यही स्टेप है जो मैं आगे क्वेश्चन में करने वाला हूँ। आई होप समझ में आ गया होगा कि सी की वैल्यू -1 आए, तो ये -4 से 2 के बीच में है नहीं, सी की वैल्यू -1 कहाँ आता है, संख्या रेखा पे आप देखोगे -4 और ये 2, तो इसके बीच में कहीं भी -1 आता है, ये -1 बीच में आया है और हमने भी क्या बोला था कि इसके बीच में सी पॉइंट जरूर होता है जहाँ पे एफ सी 0 होता है। ओके, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है जांच कीजिए कि क्या रोलेपर में निम्नलिखित फलनों में किन किन फलनों पर लागू होती है, इन उदाहरणों से क्या आप रोलेपर के विलोम के बारे में कह सकते हैं क्या। अब रोलेपर के विलोम का मतलब अगर किसी में फलन का अवकलन 0 हो रहा है तो क्या उसको सतत और अवकलनीय बोल सकते हैं क्या। तो पहले तो पहली कंडीशन जो बोल रखी है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली 3 एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन है एक तरह से, तो मैं एक एक करके बात कर रहा हूँ तीनों के बारे में, ठीक है। तो पहला आपके पास में दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू, ये जो दे रखा है बॉक्स इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, क्या बोलते हैं बच्चों, महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। और x बिलोंग टू क्या दे रखा है आपको 5 से 9 तक। अब आपको लागू होगी कि नहीं होगी, एक होता है सत्यापित होना और एक होता है लागू होना। तो लागू होने के लिए तो 3 पहले की कंडीशन बताती है, यहाँ तक की जो बात होती है जिससे बताया कि शर्त लागू होती है और तीनों शर्त लागू होगी तो आप सत्यापित करने की कंडीशन में आ जाते हो। भाई जैसे आप कुछ काम करते हो तो पहली कंडीशन है कि वो आप तीनों कंडीशन पूरा करोगे तो ही आपको काम करने की परमिशन दी जाएगी। जैसे कोई बच्चा 11th में बायो लेता है, मैथ लेता है, उसकी कंडीशन है कि वो 10th पास किया हुआ होना चाहिए। अब 10th पास कर रखी है तो उसको बायो मिलेगी। अब बायो का पढ़ना और बायो का रिजल्ट बनाना या मैथ पढ़ना और मैथ में रिजल्ट बनाना वो उसका बाद का रिजल्ट है। स्टार्टिंग की 3 कंडीशन जो है वो ये बताती है किसके अंदर ये लागू होगा कि नहीं होगा। तो इसने इसलिए पूछा कि लागू होगी कि नहीं होगी, तो आपको वही 3 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। स्टेप फर्स्ट, अगर कोई भी स्टेप आप चेक करते हो और वहीं पे ये लागू मतलब स्टेप फेल हो जाता है तो आप वही कहते हो कि आगे लागू नहीं होगा। स्टेप फर्स्ट, तो y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, ये महत्तम पूर्णांक फलन है और महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में आपको बता रखा है कि ये कहीं पे भी अपने अंतराल में या प्रांत में ये फलन सतत नहीं होता है। इसका आपको सबको ग्राफ का आइडिया होना चाहिए बच्चों, ऐसा ग्राफ होता है सिड्डीनुमा ग्राफ होता है, कैसा होता है, ऐसे सिड्डीनुमा ग्राफ होता है, ठीक है। तो सिड्डीनुमा ग्राफ को आप देख के क्या कह सकते हो कि ये तो टूटा हुआ है तभी तो ये सिड्डीनुमा बन रहा है, तो टूटा हुआ ग्राफ है तो ये सतत तो नहीं होता है। बस यही पहली लाइन लिखनी, y इक्वल टू एफ एक्स, सतत सतत नहीं होता है, ठीक है। अब सतत नहीं होता है तो आप ये भी कह दो अतः रोलेपर में लागू नहीं होगी। आप सेकंड कंडीशन तभी चेक करोगे जब आपकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आप सेकंड स्टेप पे आओगे। ये तो पहले स्टेप में हार मान गया, जब कोई काम फर्स्ट स्टेज में खत्म हो जाता है तो उसका सेकंड स्टेज तो आ ही नहीं सकती। तो यहाँ पे रोलेपर में को आप चेक करने के लिए 3 स्टेप लिखते हो जिसमें पहला स्टेप ही इसमें काम नहीं कर रहा है, तो आपको सेकंड स्टेप के बारे में कुछ भी नहीं बताना है। अवकलनीय वगैरह के बारे में तब बताते हैं जब कोई फलन कंटिन्यूटी शो करता है, लेकिन ये कंटिन्यूस है ही नहीं, सतत है ही नहीं, तो आप सेकंड स्टेप के बारे में ये भी कह दोगे कि इसमें लागू तो नहीं होने वाली है। ओके, तो ये आपके पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसके अंदर दूसरे के अंदर क्या दे रखा है, इसमें वापिस से ये दे रखा है महत्तम पूर्णांक फलन दे रखा है और अंतराल क्या दे रखा है, यहाँ पे अंतराल। अब बच्चों अंतराल दे रखा है -2 से 2, दे रखा है -2 से 2,
-2 से 2 में भी क्या कहेंगे आप, वापस वही बोलेंगे, पहले स्टेप में ये फैले, क्या स्टेप में पहले फैले कि असतत फलन है, y इक्वल टू एफ एक्स सतत नहीं है। ठीक है, अब सतत नहीं है तो रोले पर में लागू नहीं होगी, रोले पर में लागू नहीं होगी। ठीक, इतना समझ में आ गया। पहली कंडीशन इसमें काम नहीं कर रही है तो आप कह सकते हो या फिर इसमें रोले पर में लागू नहीं होगी। अब तीसरी कंडीशन देखो, तीसरी कंडीशन के अंदर, सर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तीसरा क्वेश्चन, एफ एक्स यहाँ दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अंतराल दे रखा है 1,2 दे रखा है, क्या दे रखा है 1 से लेके 2 तक। ये 1 क्या है, ए का वैल्यू है और 2 बी का वैल्यू है। अब स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, तो इसमें एक बीजीय फलन है और बच्चों आप जानते हो बीजीय फलन कंटिन्यूस होता है। तो y इक्वल टू एफ एक्स अंतराल y इक्वल टू एफ एक्स अंतराल x बिलोंग टू 1,2 में आपका कैसा है, सतत है। अब सतत है तो आप अवभिन्नता के बारे में बात कर सकते हो। तो सेकंड स्टेप y इक्वल टू एफ एक्स अंतराल, ये बीजीय फलन है और बीजीय फलन अवकलनीय होता है। तो अंतराल ये हम छोटा क्वेश्चन लगाएंगे 1,2 में अवकलनीय भी है। क्यों है अवकलनीय बताओ, कारण है इसका दोनों का कि बीजीय फलन है। कैसा फलन है बच्चों, बीजीय फलन है। बीजीय फलन अवकलनीय भी होता है और सतत भी होता है। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड पे क्या करते हैं बच्चों, हम एफ ए और एफ बी की वैल्यू निकालते हैं। तो एफ ए का मतलब स्टार्टिंग 1 और 1 की जगह रखेंगे, एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 0 हो जाएगा। अब एफ बी निकालेंगे तो एफ बी की वैल्यू यानी एफ टू की वैल्यू निकालेंगे। अब 2 स्क्वायर माइनस 1 ये कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। अब बताओ एफ ए और एफ बी बराबर है क्या, ये बराबर नहीं है और बराबर नहीं है तो तीसरा स्टेप आपका फेल हो गया। रोले पर में के लिए तो तीसरा स्टेप में क्या बराबर आना चाहिए, तो तीसरा स्टेप फेल हो गया तो हम कहेंगे एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, अतः रोले पर में लागू नहीं होगी। ठीक है, लागू नहीं है तो आपको एफ डे सी की बारे में कुछ बता ही नहीं सकते यहाँ पे या कह भी नहीं सकते, कुछ भी लागू नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर एक क्वेश्चन आता था एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, पहली कंडीशन सतत के बारे में, सेकंड अवकलनीय के बारे में, तीसरा फलन का मान निकालना है। हाँ, अगर इस क्वेश्चन के अंदर माध्यमान पर में पूछते हैं बच्चों तो उसमें लागू हो जाती, माध्यमान पर में नॉट इक्वल टू आता है एफ ए और एफ बी की वैल्यू में। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, रोले पर में की बात हो रही थी इसलिए हम कहेंगे रोले पर में लागू नहीं होगी। अब रोले पर में लागू नहीं होगी तो उसमें कोई आगे की कंडीशन चेक करनी भी नहीं है। हाँ, नेक्स्ट तभी बढ़ना है जब आपका पिछला स्टेप क्लियर हो गया हो, तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो। तो ये इस क्वेश्चन के लिए बताया था। अब उसने बोला है विलोम के बारे में कुछ कह सकते हो क्या, विलोम का मतलब अगर रोले पर में किसी क्वेश्चन में लागू नहीं होती है तो क्या वो सतत नहीं है, क्या वो अवकलनीय है, एक साथ बता सकते हैं। नहीं बच्चों, देखो इसमें रोले पर में लागू नहीं होती है, इसका कारण है तीसरा स्टेप बराबर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें रोले पर में लागू नहीं होती है तो उसका सेकंड स्टेप काम नहीं कर रहा है और पहला स्टेप काम नहीं कर रहा है। तो किसी क्वेश्चन में रोले पर में इसलिए लागू नहीं होती है कि उसमें वो कंटिन्यूस नहीं है, किसी क्वेश्चन में कंटिन्यूस और अवकलनीय तो है लेकिन उसमें फलन का वैल्यू बराबर नहीं आता है तो भी रोले पर में लागू नहीं होती। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं रोले पर में के लागू नहीं होने के, और आप कोई विशेष नहीं बता सकते हो कि ये तरीके से ये लागू नहीं होगी। जिसने बोला है विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं, तो बच्चों विलोम के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि ये रोले पर में के बारे में कि सतत भी नहीं होगा, मतलब होता है ना कि सतत है, अवकलनीय है और वैल्यू बराबर तो रोले पर में लागू होगी। अगर लागू नहीं हो रही है तो इसमें से कोई भी एक स्टेप डिस्टर्ब हुआ होगा, तो कौन सा हुआ स्टेप डिस्टर्ब वो पर्टिकुलर हम नाम नहीं बता सकते, इसलिए बोले कि विलोम के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। राइट, अब क्वेश्चन नंबर तीसरे के बारे में बताए। यहाँ पे दे रखा है यदि फलन f बिलोंग टू -5 से 5 एक सतत फलन है। देखो इन्होंने बोल दिया कि सतत है, इन पहली कंडीशन उन्होंने कह दी। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट दिया है, ए स्टेप फर्स्ट, तो स्टेप फर्स्ट के बारे में दिया है आपको, दिया है कि y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स बिलोंग टू -5 से 5 में कैसा है
संतत है। तो पहला स्टेप तो क्लियर हो गया। और यदि एफ डैश किसी भी बिंदु पे शून्य नहीं होता है, अच्छा स्टेप सेकंड क्या करता है अवकलनीय के बारे में। तो इन्होंने बोला है कि एफ डैश किसी पॉइंट पे शून्य नहीं होता है, यानी एफ डैश की वैल्यू 0 के इक्वल टू नहीं है। ठीक है, तो मैं अभी दूसरे स्टेप के बारे में बात करना चाहता हूँ, y इक्वल टू एफ एक्स। अगर उन्होंने ये शून्य नहीं होने की बात बोली है, इसका मतलब वो अवकलनीय भी रहा होगा, तभी तो वो एफ डैश एक्स की बात कर रहे हैं। तो y इक्वल टू एफ डैश एफ एक्स अवकलनीय भी होगा, अवकलनीय भी होगा या है, तो अवकलनीय भी है। x बिलोंग टू -5, x बिलोंग टू -5 से +5 या छोटा क्वेश्चन लगाएंगे। और तीसरा स्टेप उन्होंने बोला है, अब तीसरे स्टेप के बारे में मुझे सिद्ध करना है बच्चों, ठीक है। एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, तो उन्होंने बोले एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 है। एफ डैश एक्स क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसमें क्या हुआ होगा, रोले पर में कि माध्यमान पर में, इतना बता दो मुझे। एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 दिया है, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, इसके अंदर माध्यमान तीनों स्टेप ये माध्यमान पर में के स्टेप चल रहे हैं, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे उपरोक्त तीनों शर्तों से सिद्ध होता है कि माध्यमान पर में, तीनों स्टेप सिद्ध होता है कि माध्यमान पर में लागू होगी। ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यूस भी है, पहली लाइन में दे रखा है। एफ डैश एक्स की बात करें तो अवकलनीय भी है और नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसके अंदर माध्यमान पर में लागू होगी। अब माध्यमान पर में लागू होगी तो बच्चों क्या होती है माध्यमान पर में, एफ डैश सी क्या होती है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए और अपॉन में बी माइनस ए। अब आप एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, तो यहाँ से ये भी कह सकते हो कि एफ डैश सी भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स कभी न कभी तो सी पे पहुंचा ही होगा, एक्स की वैल्यू कभी न कभी तो सी पे पहुंची होगी। एक्स तो वेरिएबल है, अब वेरिएबल चलते चलते उस पॉइंट पे तो जरूर पहुंचा होगा जिसपे अवकलन नॉट इक्वल टू 0 होने वाला है। ठीक है, तो मैं इस एक्स की जगह, इस सी की जगह अगर एक्स रख दूं तो भी मेरे पास में कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक्स की वैल्यू कभी न कभी तो सी हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो बच्चों, ध्यान से देखो, इस जगह को मैं एफ डैश एक्स बोल के राइट साइड को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करो तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो एफ बी माइनस एफ ए, अच्छा एफ बी की वैल्यू क्या है बताओ, यहाँ पे अंतराल की बात करें तो ये हमारे लिए ए की वैल्यू है और ये आपके लिए बी की वैल्यू है। तो मैं इतना कह सकता हूँ एफ बी, सर एफ ए, हाँ एफ बी पहले, तो एफ बी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 5 माइनस एफ ए -5 और बी माइनस ए, तो 5 माइनस -5। ठीक है, और ये क्या रहेगी बच्चों, नॉट इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स की वैल्यू इसके बराबर है, लेकिन ये खुद किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो मैं कह सकता हूँ एफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 अपॉन 5 -5 नॉट इक्वल टू 0। अगर आप इसको वापिस लिखते हो f5 एफ ऑफ -5 और अपॉन में क्या होगा 10 और ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, और जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो f5 एफ ऑफ -5 नॉट इक्वल टू 0 पक्षांतरण कर लेंगे तो f5 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ -5 हो जाएगा। ठीक, और ये आपको सिद्ध करना था, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना था, ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना है। तो ये क्वेश्चन भी सिद्ध हो गया। तो देखिए फिर से तीनों स्टेप मैंने यहाँ पे अप्लाई किए, जब तीनों स्टेप मुझे अप्लाई होते हुए दिखे तो मैंने बोला इसके अंदर माध्यमान पर में लागू होगी। माध्यमान पर में एफ डैश सी निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे सी को एक्स बोला गया है, ये सी को ए एक्स और सी, ठीक है, तो सी को एक्स बोला गया है, तो एफ डैश सी का जो हमने फॉर्मूला याद कर रखा है वो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर रख दिया। लेकिन ध्यान दें ए और बी की वैल्यू क्या है, 5 और -5 है, तो ए और बी की जगह 5 और -5 रखते हुए नॉट इक्वल टू 0 किया, तो आपके पास में f5 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ -5 मिल गया, और वही आपको यहाँ पे सिद्ध करना था। राइट, तीसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला देखो, हाँ इसमें माध्यमान पर में सत्यापित करनी है बच्चों। सत्यापित करने का मतलब है, एक होता है लागू होना, एक होता है सत्यापित होना। सत्यापित होने का मतलब आपको सी का मान निकालना है जो इस अंतराल के बीच में आएगा। ठीक है, लागू होने का मतलब पहली 3 कंडीशन चेक करनी है, सत्यापित होने का मतलब लास्ट में सी का मान निकालना है। तो देखो
आपको दे रखा है फलन, क्या दे रखा है, y इक्वल टू एफ एक्स, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 दे रखा है, और x बिलोंग टू क्या दे रखा है, a से b तक, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 4 है, तो 1 से 4 तक। ठीक है, अब हम वही काम करेंगे स्टेप फर्स्ट। अब बताओ बीजीय फलन है या नहीं, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो y इक्वल टू एफ एक्स, अंतराल, कौन सा अंतराल, जो क्वेश्चन में बोला गया है, x बिलोंग टू 1,4 में सतत है। क्यों सतत है, क्योंकि ये बीजीय फलन है। कैसा फलन है, बीजीय फलन है। ओके, अब स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड क्या कहता है, y इक्वल टू एफ एक्स, अंतराल x बिलोंग टू, इसमें छोटा कोष्ठक लगाएंगे, ध्यान दें इसमें छोटा कोष्ठक होता है, 1,4 में अवकलनीय b है, अवकलनीय b है। कारण वही बीजीय फलन का कारण देंगे, क्या देंगे कारण, क्योंकि बीजीय फलन है। बीजीय फलन के अंदर आप अवकलन करने के लिए रेडी रहते हो, कोई दिक्कत नहीं आती, बीजीय फलन है। अब तीसरी कंडीशन, तीसरा स्टेप क्या करते हैं, इसमें आप एफ ए और एफ बी का मान निकालते हैं बच्चों। तो एफ ए का मान निकालेंगे एंड एफ वन का मान निकालेंगे। एक जहाँ एक्स से वन रख लेते हैं, 4 3, तो कितना हो गया, ये माइनस का 6 आ जाएगा। एफ बी का मान निकालेंगे, तो एफ बी का मान निकालेंगे तो एफ 4, यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, एफ ए और एफ बी नॉट इक्वल टू है, आपस में बराबर नहीं। उपरोक्त तीनों स्टेप काम आ रहे, उपरोक्त तीनों शर्तें लागू होती, उपरोक्त तीनों शर्त संतुष्ट हो रही है, ठीक, संतुष्ट हो रही है, अतः माध्यमान प्रमेय, इसलिए आपकी माध्यमान प्रमेय लागू होगी, सत्यापित नहीं हुई है, माध्यमान प्रमेय लागू होगी। अब अगर लागू होती है तो आप कह सकते हो एफ डैश सी की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए, और बच्चों अपॉन में होता है बी माइनस ए। इससे पहले आप बताओ एफ डैश एक्स क्या आएगा, ये जो फलन दे रखा है इसका आउटकम क्या आएगा, ये आ गया आउटकम करेंगे 2x माइनस 4, एक्स स्क्वायर का आउटकम 2x और 4x का 4, तो 2x माइनस 4। अब जहाँ x है उसकी जगह c रख लो, ये 2c माइनस 4 हो जाएगा। एफ बी का मान कितना है बच्चों, एफ बी का मान देखो यहाँ पे ये रहा, एफ बी का मान -3 रख लेंगे यहाँ पे, फिर माइनस साइन है, एफ ए का मान, एफ ए का मान बच्चों माइनस का 6, ठीक है ना, अपॉन में बी माइनस ए, तो 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 2c माइनस 4 इक्वल टू, ये ऊपर की कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -3 प्लस 6 और अपॉन में कितना आ जाएगा 3। यहाँ से देखिए लेफ्ट साइड को कोई चेंज नहीं किया है, 2c माइनस 4, और इधर वाली सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1, 6 माइनस 3 3/3 1 आ जाएगा। तो 2c की वैल्यू 5 होगी, तो c का मान आ जाएगा 5/2, 5/2 का मतलब 2.5 है, ठीक है। तो आप लिखोगे c इक्वल टू 5/2, जो कि बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है, जो आपका अंतराल है 1,4 में है, अतः माध्यमान प्रमेय अब सत्यापित हुई, माध्यमान प्रमेय सत्यापित, क्योंकि ये जो 5/2 है जो इस अंतराल में आपके मिल रहा है, इस अंतराल का ही ये भाग है, तो आप अंतराल के बीच में अगर इसको पार लेते हो सी पॉइंट को, तो उस बात को ही बोलते हैं कि सत्यापित हो गई है, ठीक है। तो लागू होना और सत्यापित होने में फर्क समझ में आ गया होगा, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सब क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ सकते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वां क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर माध्यमान प्रमेय सत्यापित करनी है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन का सेम डिटो है, और लास्ट में आपको एफ डैश सी के बारे में बात करनी है। तो पहला काम तो वो करो जिसके लिए आपको ये माध्यमान प्रमेय की कंडीशन के बारे में कहने की बताने आ जाए। तो आप इस बताइए एफ एक्स क्या दे रखा है, वाई जिसको आप बोलते हो एफ एक्स आपको दे रखा है x की पावर 3 माइनस
5x² और माइनस का 3x। ऐसा अंतराल क्या दे रखा है? अंतराल दे रखा है 1 से 3 तक, तो 1 से 3 तक दे रखा है। ठीक है, तो अंतराल पता लग गया, ए और बी 1 और 3 दे रखे हैं, तो अंतराल हो गया मेरा 1 से 3 तक। अब मैं स्टेप फर्स्ट के बारे में बात करूंगा। स्टेप फर्स्ट में बीजीय फलन है y = fx, अंतराल x बिलोंग टू 1,3 में संतत है। क्यों संतत है? क्योंकि बीजीय फलन। ठीक है, ये पहली कंडीशन आपकी काम आ गई। स्टेप सेकंड क्या है बताओ? स्टेप सेकंड क्या है? y = f'(x), ये अंतराल y = fx। ठीक है, y = fx, अंतराल x बिलोंग टू 1,3 में अवकलनीय भी है। क्या है? अवकलनीय। क्यों अवकलनीय है? क्योंकि ये एक बीजीय फलन है। तीसरा स्टेप क्या है? स्टेप थर्ड, अवकलनीय सतत की बात होगी। तीसरे स्टेप में आप निकालोगे एफ ए का मान, और ये एफ ए का मान 1 है, तो ये 1⁻3, 5 1 का स्क्वायर और 3 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 5 - 3 8, ये माइनस का 7 आ जाएगा। अब मैं एफ बी निकालूंगा, तो एफ बी की वैल्यू बी कितना है? 3 है। ठीक है, ठीक, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, तो 3 का क्यूब -5 3 का स्क्वायर और 3 × 3। अब देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब और सॉरी ये कटेगा नहीं, 27 और ये कितना है? माइनस के 18 है। 27 और ये माइनस के 18, ये 9 45, 45 और 9 बच्चों ये हो जाएगा 45 और 9 54, 54 में 27 गया तो माइनस का 27 बच जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब बताओ ये बराबर है क्या? तो एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी। अब एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी है, तो आपका उपरोक्त तीनों शर्त लागू होती है। तीनों शर्त लागू होती है। ठीक है, अगर तीनों शर्त लागू हो रही है बच्चों, तो आप क्या कह सकते हो? मध्यमान प्रमेय लगेगी। तो आप यहाँ से ये तीनों कंडीशन के बाद में अब ये कहने की स्थिति में बिल्कुल आ चुके हो कि यहाँ से मुझे अगर एफ डैश सी लिखना है, मेरे एफ डैश सी का सूत्र क्या होगा? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। होगा नहीं होगा? अब तुम बताओ आपका फलन का अवकलन क्या है? अगर मैं पूछूं एफ डैश एक्स क्या है, तो ये फलन है, इसका अवकलन करना है। एक्स की घात 3 का अवकलन करेंगे तो 3x² माइनस 10x माइनस का 3, 3x² माइनस 10x माइनस 3, ये है आपका एफ डैश एक्स। तो एफ डैश सी क्या आएगा बच्चों बताओ? तो आपको 3c² माइनस 10c माइनस 3 हो गया। अब एफ बी की वैल्यू माइनस का 27 है और माइनस माइनस ए प्लस का 27 और अपॉन में बी माइनस ए कितना आएगा? 3 - 1 आ जाएगा। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा, तो 3c² माइनस 10c माइनस 3, ये वाली वैल्यू कितनी होगी बच्चों? आपकी -20 हो जाएगी बटे 2, ये माइनस का 10 है। कितना है? माइनस का 10। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट देखिए, सॉल्व कर रहा हूँ 3c² माइनस 10c और जो ये लेफ्ट में आएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस की 7 हो जाएगा। ठीक, 3c² माइनस 10c प्लस के साथ, ये -10 जब लेफ्ट में आएगा तो प्लस का 10 इसके साथ मिलेगा तो प्लस का 7 बच जाएगा। अब गुणनखंड करेंगे, 3c² 7 × 21, 7c माइनस 3c प्लस 7 इक्वल टू 0। इसमें c कॉमन ले लेंगे तो 3c माइनस 7, इसमें 1 कॉमन लेंगे तो 3c माइनस 7 इक्वल टू 0। 3c माइनस 7 और यहाँ पे c माइनस 1, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 और 7/3 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये 1 आया है, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक तो पहले से हमें पता है कि आखिरी का बिंदु है, तो आखिरी का बिंदु ए होता है जो कि सी के बराबर नहीं हो सकता। सी तो इनके बीच में आता है, ये तो लिखते हैं ना सी बिलोंग टू ए कॉमा बी, तो इसमें ए और बी भी छोटा कोष्टक रहता है, तो सी की वैल्यू 1 तो हो ही नहीं सकती, इसलिए सी नॉट इक्वल टू 1 लिखा है। अब आप
यहाँ पे कहोगे सी का मान जो 7/3 है कि 7/3, ये वाली वैल्यू अंतराल 1,3 के मध्य है में स्थित है। अतः माध्यमान पर में आपकी सत्यापित होगी, माध्यमान पर में सत्यापित हो गई। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या पूछा है, F' भी ज्ञात करना है बच्चों। क्या ज्ञात करना है, F'। तो ये देख लो F' हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे एक भाग तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब सेकंड भाग के लिए F' की वैल्यू 0, ऐसा क्वेश्चन में बोल के बोला है कि C का मान ज्ञात कीजिए। तो F' ये से बताओ कितना आएगा। तो आप कहोगे सर 3C² माइनस का 10C प्लस 3 इक्वल टू 0। कैसे किया, ये जो इक्वेशन है इसमें x की जगह c रख लिया। अब गुणनखंड बताओ कितने आएंगे। तो 3C² बच्चों 9C माइनस C प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बताओ कॉमन क्या रहा है। तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो C माइनस 3, इसमें 1 कॉमन आएगा, तो C माइनस 3 इक्वल टू 0। C माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो इधर आ जाएगा 3C माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास में C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 और 3, 1/3 और 3, और यहाँ से कहेंगे C की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 होगी। ठीक, अतः C कितना है, 1/3, जो कि संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1,3 में बोला गया। तो क्या बोलेंगे, ये एक ही लाइन बोलते हैं, C की वैल्यू 1/3 से 3 है, इसमें बोला है 1/3 के विषय में बताओ। तो क्या बोलेंगे, 1/3 है वो भी इस अंतराल पे तो है क्या, 1/3 1 से 3 के बीच में नहीं आता है, और 3 इसका आखिरी पॉइंट है, तो इसमें कोई C का मान संभव नहीं है। तो कोई C का मान संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है बताओ। आपको भी सर 2 तो आए, इनका क्या करें। ये आए हैं पॉइंट लेकिन इस अंतराल के नहीं है, इस अंतराल की बाहर के आगे। तो ये पूछ रहे इस अंतराल में कोई ऐसा है C का मान, तो हम कहेंगे इस अंतराल में तो कोई है नहीं। तो आप क्या बोलोगे, संभव नहीं है। थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ पे आप बाद में नोट्स वगैरह देखोगे तो मैं लिख लेता हूँ सही से। तो क्या लिखना था बच्चों, C का कोई मान संभव नहीं है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, आपको लास्ट करवा दिया मैंने 500 क्वेश्चन, समझिए होंगे। इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं। तो आप ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। पहले हमेशा ध्यान रखना, आप पहले माध्यमान पर में सॉल्व करें या रूले पर में सॉल्व करें, आपको पहले 3 स्टेप तो चेक करने होंगे। पहले 2 स्टेप माध्यमान या रूले में सेम ही है, तीसरे स्टेप में एफ ए और एफ बी का मान निकालते हैं। अगर वो बराबर आ जाते हैं तो वो तीनों कंडीशन जो होती है वो हो जाती है माध्यम रूले पर में की, और एफ ए और एफ बी बराबर नहीं आते हैं तो ये तीनों कंडीशन बन जाती है किसकी, माध्यमान प्रमेय की। अब माध्यमान प्रमेय के लिए F' का सूत्र क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, और रूले प्रमेय में F' का सूत्र क्या होता है, 0 के बराबर। अब इन्हीं के रिलेटेड जो मैंने 5 क्वेश्चन करवाए उनको आप समझ गए होंगे। अगला एक क्वेश्चन दे रखा है 6वां क्वेश्चन, या इसके साथ में जो लिखा गया है नीचे नोट करके लिखिए कि आप चेक करके बताओ कि इसके उपरोक्त क्वेश्चन के अंदर और प्रमेय वगैरह रोले प्रमेय लागू होगी नहीं होगी, या माध्यमान प्रमेय के बारे में। तो आप इन्हीं क्वेश्चन को देख लेना, सेम तीनों स्टेप आपको रिपीट करने होंगे। अगर तीनों स्टेप सही से काम कर जाए किसी क्वेश्चन के अंदर तो फिर आप माध्यमान और रोले के बारे में बात करने की स्थिति में आते हो। तो लॉजिक समझ गए होंगे। ये 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 4था क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन ये कई बच्चों को बाद में भी डाउट करेगा, तो मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन को भी आप प्रॉपरली समझें, और उसके बाद में जो सॉल्यूशन लिखा है तो ये 3, 4, 5 ये तीनों क्वेश्चन बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। होपफुली आप इन क्वेश्चन के थ्रू रोले पर में के क्वेश्चन अगर कुछ चेंज होके भी आते हैं तो तीनों स्टेप दिमाग में रखोगे, इसी तरीके सॉल्व करोगे। किताब में भले तीनों स्टेप नहीं लिख रखे हैं बच्चों, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से तीनों स्टेप लिख के आने। एग्जामिनर के सामने हम जितनी कॉपी सही तरीके से प्रेजेंट करते हैं, कुछ भी काटा फांसी नहीं करते हैं और लैंग्वेज प्रॉपर लिखते हैं, तो एक सही इंप्रेशन जाता है। और कॉपी के अंदर आपका आईना आपकी कॉपी होती है, आपके पास कितना नॉलेज है ये बाद में लिखा जाता है,
आपकी राइटिंग कितनी प्रॉपर लिखी हुई है वो पहले एग्जामिनर की नज़र में आती है। तो जितनी प्रॉपर राइटिंग के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो हमेशा राइटिंग का एडवांटेज बच्चों को बोर्ड एग्जाम में मिलता है। तो इसको आपको नहीं छोड़ना है, ये आपकी केवल स्मार्टनेस के नंबर है। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट आगे विविध के क्वेश्चन लेके।